स्टूडेंट्स, हमारा आज का पहला वर्ड है CAMOUFLAGE। इसे हम कहेंगे कैमोफ्लाज। ये LAGE को हम कहेंगे लाज, कैमोफ्लाज, कैमोफ्लेज नहीं, कैमोफ्लाज। क्या है इसका मतलब? आओ एक एग्जांपल से सीखें स्टूडेंट्स। मान लीजिए हमारे पास एक सेंटेंस है, मिलिट्री ट्रक्स वर camouflaged, CAMOUFLAGED। Military trucks were camouflaged with, चलो जी लिख लिया फिर हमने, branches of trees। ये लिख लेना एग्जाम्पल। अब मैं आपको अच्छी तरह से समझा देता हूं स्टूडेंट्स। कैमोफ्लाज का मतलब होता है छिपा लेना सराउंडिंग्स के अनुसार, ताकि किसी को पता ना लग सके। आपने देखा होगा, इस पर मैं आता हूं। मान लीजिए डेजर्ट एरिया है। डेजर्ट एरिया में आपने देखा होगा जो मिलिट्री के ट्रक्स होते हैं, कई बार उन्हें जो डेजर्ट एरिया की मिट्टी होती है, सैंड होती है, रेत होती है, उसी कलर से उसे रंग देते हैं। ट्रक्स को, जीप्स को पेंट कर देते हैं ताकि दुश्मन को पता ना लग सके। सो कैमोफ्लाज का मतलब है हाइड करना सराउंडिंग्स के अनुसार, ताकि उस बारे दुश्मन को पता ना लग सके या किसी को पता ना लग सके। उसे हम क्या बोल देते हैं? कैमोफ्लाज करना। और यहां भी एग्जांपल देखें। मान लीजिए जंगल वगैरह से कई बार कोई मिलिट्री के ट्रक्स निकलते हैं, दुश्मन को पता ना चल सके तो क्या करते हैं? ट्रक्स को कैमोफ्लाज कर देते हैं, उसे छुपा देते हैं। मतलब किससे? ब्रांचेस ऑफ ट्रीज से, ट्रीज की ब्रांचेस से उसे ढक देते हैं ताकि दूर बैठे दुश्मन को पता ना लग सके। उसे यही लगे अच्छा ये तो जंगल ही है, वृक्ष ही लगे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? कैमोफ्लाज। नेक्स्ट FUSELAGE। इसका उच्चारण है फ्यूजलाज। फ्यूजलाज, इस S को हम ज कहेंगे और LAG को हम लाज कहेंगे, ना कि लेज। फ्यूजलाज। फ्यूजलाज का क्या मतलब है? आओ हम समझे। इसका मतलब है, लिख लीजिए स्टूडेंट्स, द मेन बॉडी ऑफ एन एयरक्राफ्ट। द मेन बॉडी पार्ट ऑफ एन एयरक्राफ्ट को हम क्या बोल देते हैं? फ्यूजलाज। जिसमें, ध्यान रखिए, जिसमें पैसेंजर्स बैठते हैं, गुड्स, सामान रखा होता है, उस पार्ट को, ये जो मेन बॉडी पार्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? फ्यूजलाज। मैं आपको समझा देता हूं, मुझे ज्यादा ड्राइंग नहीं आती। मान लीजिए ये जहाज है, ये इसके विंग्स हैं, ये कॉकपिट आ गया, यहां पैसेंजर्स बैठते हैं, गुड्स वगैरह रखा होता है, तो इस बॉडी पार्ट को हम, मेन बॉडी पार्ट को हम क्या कह देते हैं? फ्यूजलाज। एक सेंटेंस लिख लेते हैं। मान लीजिए हमने कहना हो, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, द एयरक्राफ्ट्स fuselage, the aircraft's fuselage is being sanitized, एयरक्राफ्ट के फ्यूजलाज को सैनिटाइज किया जा रहा है। तो आप बताएं क्या है ये वर्ड? फ्यूजलाज। नेक्स्ट GARAGE। इसके दो उच्चारण हैं। आप चाहे तो इसे कह सकते हैं गैराज, या आप कह सकते हैं गैरेज। गैराज या फिर गैरेज। हमने कहना हो यार कार को गैराज में पार्क कर दे या गैरेज में पार्क कर दे, पार्क द कार इन द गैराज या फिर गैरेज। नेक्स्ट इज सोप। और ये क्या है? बहुत से लोग इसे बोल देते हैं ओपेरा। ओपेरा नहीं, अपरा, सोप अपरा। सोप अपरा को आसान भाषा में मैं ये कह सकता हूं, ये एक इमोशनल फैमिली ड्रामा होता है। अक्सर टेलीविजन पर चलता है, किसी भी चीज पर चल सकता है, टेलीविजन पर, रेडियो पर। आपने देखा होगा स्टार प्लस पर, कलर्स पर ये जो सीरियल्स चलते हैं और बहुत मशहूर हुए हैं, जैसे कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की, ये जो फैमिली, इमोशनल फैमिली सीरियल्स, ड्रामाज होते हैं, इन्हें हम बोल देते हैं सोप अपराज। नोट कर लें, प्लूरल में क्या बोल देते हैं? सोप अपराज। और इन्हें स्पोकन इंग्लिश में हम सिंपली सोप्स भी कह सकते हैं। सोप्स, अगर ये डेली आते हैं तो डेली सोप्स। हमने कहना हो शी इज फॉन्ड ऑफ, वह बहुत शौकीन है, शी इज फॉन्ड ऑफ सोप्स,
तो सोप्स का मतलब यहां साबुन नहीं, इमोशनल फैमिली सीरियल्स ड्रामास जो चलते हैं, अक्सर हफ्ते में कई बार आते हैं, टेलीविजन पर किसी भी चीज पर आ सकते हैं, उसे हम बोल देते हैं सोप ऑपराज। स्टूडेंट्स चलते हैं स्पोकन इंग्लिश सेंटेंसेस की तरफ। हम आज उन शब्दों की इंग्लिश सीखेंगे जो हम जब बोलते हैं स्पोकन इंग्लिश में तो अक्सर हम अटक जाते हैं। रोजाना यूज में आने वाले सेंटेंसेस आज हम पढ़ेंगे, मिक्स्ड होंगे। मान लीजिए आपने किसी को कहना हो, यार तू मेरी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, तुम मेरी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरा, या तू मेरी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। हम स्टार्ट तो कर देंगे यू डिड नॉट, एकदम से हम स्टॉप हो जाएंगे, एकदम से स्टॉप हो जाएंगे, फिर सोचने लग जाएंगे यार खरा उतरने की इंग्लिश क्या होती है। उम्मीदों की इंग्लिश सभी को आती है। मान लीजिए हम कह सकते हैं एक्सपेक्टेशंस, यू डिड नॉट, फिर एकदम से रुक गए। तो उम्मीदों पर खरा उतरने की इंग्लिश मैं आपको सिखा देता हूं स्टूडेंट्स, वो होती है, नोट कर लीजिए, लिव अप टू एक्सपेक्टेशंस। तो आज हम ये चीजें पढ़ेंगे जो हम अटक जाते हैं हमारी स्पोकन इंग्लिश में, व्हेन वी गेट स्टक। उम्मीदों पर खरा उतरने की इंग्लिश स्टूडेंट्स क्या आ गई हमारे पास, लिव अप टू एक्सपेक्टेशंस। तो अब हम एक सेंटेंस बनाकर देखते हैं, यार तुम मेरी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, यू डिड नॉट live up to my expectations. You did not live up to my expectations. You did not live up to my expectations. किसी भी टेंस में बना सकते हैं। हमने कहना हो तुझे मेरी उम्मीदों पर खरा उतरना पड़ेगा, you will have to live up to my expectations. Oh, I could not live up to his expectations. मैं उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। I could not live up to his expectations. अच्छा, एक चीज यहां स्टूडेंट्स मैं और बता दूं आपको, इसी सेंटेंस को हम एक तरीके से और भी कह सकते हैं। मान लीजिए हमने यही कहना हो कि तुम मेरी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, you did not live up to my expectations। एक तो हो गया। आप ना ये एक्सप्रेशन भी नोट करने को होता है, fall short of expectations। इसे नोट कर लें स्टूडेंट्स, fall short of expectations। अगर कोई इंसान एक्सपेक्टेशन से पहले गिर जाता है, मतलब fall short of expectations का मतलब वही होता है एक्सपेक्टेशंस से पहले ही फॉल कर जाना, एक्सपेक्टेशंस तक पहुंच ना पाना, मतलब उम्मीदों पर खरा ना उतरना। द सेम सेंटेंस कैन बी मेड इन दिस वे। आप कह सकते थे यू, पहले हमने डिड नॉट कहा, अब आपको डिड नॉट कहने की जरूरत नहीं, सीधा कह दें आप यू फेल, फॉल की सेकंड फॉर्म फेल, यू फेल शॉर्ट ऑफ माई एक्सपेक्टेशंस, यू फेल शॉर्ट ऑफ माई एक्सपेक्टेशंस, तुम मेरी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। अब मुझे आप खुद बोलकर बताएं, लाइफ में अगर आपको कहना हो उम्मीदों पर खरा उतरना, लिव अप टू एक्सपेक्टेशंस, अगर नहीं तो नेगेटिवली बना दें, या फिर आप इस एक्सप्रेशन का सहारा लें, फॉल शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। एक बार ये नीचे वाला सेंटेंस बोलकर बताएं क्या बन गया, यू फेल शॉर्ट ऑफ माई एक्सपेक्टेशंस। मान लीजिए हमने कहना हो ये टीम हमारी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी, दिस टीम डिड नॉट लिव अप टू एक्सपेक्टेशंस, या this team fell short of our expectations। अब हम इसकी इंग्लिश सीखते हैं स्टूडेंट्स। अगर हमने कहना हो यार तुमने मेरी उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया, अगर बोलते वक्त चकनाचूर की इंग्लिश आपको यूज करनी पड़े, फिर आप क्या यूज करेंगे, यार आपने मेरी उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया, मेरी उम्मीदों को तोड़ दिया। ठीक है, तोड़ने की इंग्लिश आपको आती है ब्रेक, बना तो लेंगे आप सेंटेंस, और यू ब्रेक माई होप्स, पर अच्छा सा शब्द मैं आपको बता रहा हूं स्टूडेंट्स, आपने मेरी उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया, यू पास्ट इंडेफिनिट है। तो हम क्या करते हैं, अगर किसी की उम्मीदों को चकनाचूर करने की इंग्लिश लिखनी हो तो यहां दो वर्ड्स नोट कर दें आप। नंबर वन इज शैटर,
SHATTER, ये उम्मीदों के साथ काफी चलता है। और दूसरा शब्द है डैश, जी हां डैश, और इसकी सेकंड फॉर्म आ गई शैटर्ड, और डैश की सेकंड फॉर्म क्या आ गई हमारे पास, डैश्ड। यू डैश्ड माई होप्स, तुमने मेरी उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया, तोड़ दिया। हम अक्सर बोल देते हैं यार इस टीम ने हमारी होप्स को तहस नहस कर दिया, चकनाचूर कर दिया, तोड़ दिया। दिस टीम शैटर्ड और होप्स। सो बोलकर बताएं दोनों वर्ड्स, होप्स के साथ इसका अच्छा कॉम्बिनेशन है शैटर और डैश। ओह ही डैश्ड माय होप्स, ओह ही डैश्ड माय होप्स मींस उसने मेरी उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। चलते हैं आगे स्टूडेंट्स। अगर आपने स्पोकन इंग्लिश में यह कहना हो कि यार तुम्हें ना, आपको छोटी छोटी बातों पर लड़ना नहीं चाहिए। देखो छोटी छोटी बातों की इंग्लिश क्या होती है, एक तो हम बना देंगे चलो स्मॉल मैटर्स, है ना, यू शुड नॉट डिस्प्यूट, आपको डिस्प्यूट नहीं करना चाहिए, आपको लड़ना नहीं चाहिए स्मॉल मैटर्स पर ये जो शब्द है ना, छोटी छोटी बातें, एक्सप्रेशन है ये, इससे आप स्मॉल मैटर्स कहने की बजाय स्पोकन इंग्लिश में ट्रिवियल मैटर्स कह सकते हैं स्टूडेंट्स, और आपकी स्पोकन इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। ट्रिवियल मैटर्स नोट कर लें, छोटी मोटी बातों को हम क्या बोल देते हैं, पहले नोट कर लीजिए, ट्रिवियल मैटर्स। ट्रिवियल मैटर्स का मतलब होता है छोटी मोटी बातें, छोटे मोटे मामले, बातें हम बोल देते हैं। अब सेंटेंस ये है, मान लीजिए कि आपको छोटी छोटी बातों पर लड़ना नहीं चाहिए। देखो लड़ना की इंग्लिश मुझे पता आपको आती है, डिस्प्यूट, क्वारल, काफी शब्द है वैसे तो, पर एक नया वर्ड मैं आपको सिखा देता हूं जो स्पोकन इंग्लिश में काफी यूज होता है, और वो है फॉल आउट। वैसे तो फॉल का मतलब होता है गिरना, पर अगर फॉल के साथ आउट लग जाए तो स्टूडेंट्स उसका मतलब बन जाता है लड़ना, लड़ाई करना। बोलकर बताएं कौन सा एक्सप्रेशन है, फॉल आउट। फॉल आउट, फॉल आउट मींस लड़ना। आपको छोटी छोटी बातों पर लड़ना नहीं चाहिए, तो मैं इससे अच्छे तरीके से यह कह सकता हूं, यू शुड नॉट फॉल आउट, यू शुड नॉट फॉल आउट, आपको लड़ना नहीं चाहिए, यू शुड नॉट फॉल आउट ओवर, ओवर मींस इन चीजों को लेकर, ओवर ट्रिवियल मैटर्स। तो स्टूडेंट्स ट्रिवियल मैटर्स को हम बोल देते हैं छोटी मोटी बातें, छोटी मोटी चीजों को लेकर, मामलों को लेकर, या लड़ना नहीं चाहिए। एक बार बोलकर बताएं कौन सा वर्ड है, ट्रिवियल मैटर्स। एक चीज यहां और सिखा दूं स्टूडेंट्स मैं आपको, अगर आप चाहें ये जो एक्सप्रेशन है ट्रिवियल मैटर्स, इसकी बजाय आप, अगर आपका दिल करे ट्रिवियल मैटर्स ना लिखने का, ये गलत नहीं है, मैंने वैसे ही लिखा है, आप ट्राइफल्स शब्द यूज कर सकते हैं। ट्राइफल्स, ट्राइफल्स का मतलब ही होता है आसान भाषा में छोटी मोटी बातें। ट्रिवियल एक एडजेक्टिव है, ट्रिवियल के साथ मैटर्स लगेगा, और ट्रिवियल मैटर्स को हम सिंपली स्पोकन इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, ट्राइफल्स। Why are you falling out over trifles? Why are you disputing over trifles? Trifles का मतलब छोटी मोटी बातें। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर आपने स्पोकन इंग्लिश में यह कहना हो, यार तू इस भ्रम में मत रहना कि वो तेरी मदद करेगा। मैंने देखा है स्टूडेंट्स अटक जाते हैं यहां पर। अगर आपने यह कहना हो कि इस भ्रम में मत रहना, तो शब्द एकदम से नहीं आता उनके पास। हम अक्सर बोलते हैं यार इस भ्रम में मत रहना कि अपने आप स्थिति सुधर जाएगी, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। इस भ्रम में मत रहना कि तू फर्स्ट आएगा ही आएगा, हो सकता है वो फर्स्ट आ जाए। इस भ्रम में मत रहना को हम कैसे कहेंगे, बहुत से तरीके हैं, चलो बना देते हैं। अगर हमने किसी को कहना हो यार इस भ्रम में मत रहना, तो आप ये एक्सप्रेशन नोट कर लें, डोंट बी अंडर दिस डिल्यूजन दैट। सो डिल्यूजन को चलो हमने भ्रम कह दिया यहां पर। डोंट बी अंडर दिस डिल्यूजन दैट, दैट के बाद आप जो कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं।
डोंट बी अंडर दिस डिल्यूजन दैट कि वो तेरी मदद करेगा, दैट ही विल हेल्प यू। इस भ्रम में मत रहना कि वो तेरी मदद करेगा। डोंट बी अंडर दिस डिल्यूजन दैट ही विल हेल्प यू। अच्छा, यहां हमने कहां से स्टार्ट किया स्टूडेंट्स? डोंट बी से। आप चाहें, जरूरी नहीं है हमेशा डोंट बी से स्टार्ट होएगा। ये डिल्यूजन को, ये मेन एक्सप्रेशन है अंडर डिल्यूजन। आप इसे किसी भी टेंस में यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम अक्सर बोल देते हैं, अरे वो इस भ्रम में है कि मैं उसकी मदद करूंगा, अरे वो इस भ्रम में है कि वो ही फर्स्ट आएगा। अगर हमने सीधा कहना हो कि वो इस भ्रम में है, वह इस भ्रम में है, तो हम बोल देते हैं ही इज अंडर दिस इल्यूजन दैट। तो आपको यूज करना आना चाहिए ही इज अंडर दिस डिल्यूजन दैट, ही इज अंडर दिस डिल्यूजन दैट। दैट के बाद स्टूडेंट्स आप कुछ भी कह सकते हैं। आई थिंक इट्स क्लियर, प्रीटी मच क्लियर। अब बोलकर बताएं, एक बार प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं आपकी। ये क्या लिखा है? डोंट बी अंडर दिस डिल्यूजन दैट ही विल हेल्प यू, एंड दिस वन, he is under this delusion that. So he is under this delusion that, oh, he is gonna stand first, कि वही फर्स्ट आने जा रहा है। So pretty much clear। चलते हैं आगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हमने किसी को कहना हो भाई सुधर जा, ये जो तू काम कर रहा है ना इसके अंजाम बहुत बुरे होंगे, हमने सिर्फ इतना कहना हो सुधर जा, सुधर जा भाई सुधर जा, तो सुधरने की इंग्लिश मैंने देखा एकदम से हमारे दिमाग में इंप्रूव वर्ड आता है। सो अगर हमने किसी को कहना सुधर जा, तो एक तो हम ऐसे कह सकते हैं इंप्रूव योरसेल्फ, इंप्रूव कर ले, लेकिन इसकी बजाय हम स्पोकन इंग्लिश में स्टूडेंट्स ये कह सकते हैं मेंड योर वेज। किसी को हमने कहना हो सुधर जा, तो हम उससे इस प्रकार कहेंगे दिस इज बेटर, मेंड योर वेज। वैसे मेंड का मतलब बदलना भी होता है, अपने रास्तों को बदलना, मतलब तू सुधर जा, मेंड योर वेज, अदरवाइज तू बहुत पछताएगा। अच्छा, पछताने की इंग्लिश स्टूडेंट्स क्या होती है? आप दो वर्ड्स नोट कर लें, एक होता है रिग्रेट और दूसरा शब्द है रिपेंट। काफी होते हैं, मैंने इंपॉर्टेंट दो लिखवा दिए। So mend your ways, otherwise you'll regret one day, you'll regret a lot one day, you'll repent a lot one day. So repent और regret का मीनिंग स्टूडेंट्स क्या आ गया? पछताना। और किसी को कहना हो सुधर जा, तो आप इंप्रूव तो कह ही सकते हैं, लेकिन दिस इज अ बेटर वन। क्या है ये बोलकर बताएं? mend your ways। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हमने किसी को यह कहना हो, किसी को ध्यान खींचने के लिए किसी का, हम अक्सर बोल देते हैं देख वो आ गया, देख उसने सेंचुरी लगा दी, देख ओह हमारा शो शुरू हो गया। हम किसी का ध्यान खींचने के लिए अक्सर बोल देते देख। ये देख की इंग्लिश या देखो की इंग्लिश आपको आती है लुक, है ना? पर याद रखें स्पोकन इंग्लिश में हम ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं लो। क्या यूज कर सकते हैं? अगर हमने कहना लो ही हैज कम, लो ही हैज कम मींस देख वो आ गया। सो अगर हमने कहना हो देखो या देख, तो हम लुक की बजाय यहां पर ध्यान खींचने के लिए किसी का हम क्या यूज कर सकते हैं? लो, लो ही हैज कम। लो, लो मींस देखो। चलते हैं स्टूडेंट्स आगे, करते हैं आज की हमारी स्ट्रक्चर। ये दो सेंटेंसेस एक बार आप पढ़ लें। क्या है? वह इतना गरीब है कि फीस नहीं दे सकता। ये नेगेटिव है, वो इतना गरीब है कि ये नहीं कर सकता। और आज हम ये पढ़ेंगे, लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था, आज इसका ऑपोजिट है, वह इतना अमीर है कि वो ये कर सकता है, एक जहाज खरीद सकता है, हवाई जहाज खरीद सकता है। जब हमने कहना हो कि वो इतना ऐसे है कि ये कर नहीं सकता, नेगेटिवली बात करें, तो स्टूडेंट्स मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था, तो वहां हम यूज करते हैं ये वाली स्ट्रक्चर, टू और टू वाली स्ट्रक्चर। तो एक सेंटेंस हम बना लेते हैं, वह इतना गरीब है, तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे स्टूडेंट्स, ही इज टू पुअर। ही इज टू पुअर, वह इतना गरीब है
कि फीस नहीं दे सकता। ही इज टू पुअर टू पे द फी, ही इज टू पुअर टू पे द फी। ये बन गया। सो हमने पढ़े थे इस प्रकार के सेंटेंसेस। वह इतना बूढ़ा है कि चल नहीं सकता, ही इज टू ओल्ड टू वॉक। वह इतना कमजोर है कि भाग नहीं सकता, ही इज टू वीक टू रन। अब हम यहां चलते हैं। ये आगे पॉजिटिव सेंस, ये नेगेटिव था, नहीं कर सकता। अब यहां क्या है, कर सकता है। इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे? वह इतना अमीर है कि वो एक हवाई जहाज खरीद सकता है। तो स्टूडेंट्स नोट कर लें, इस प्रकार के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम एंड और टू का सहारा लेंगे। वह इतना अमीर है तो हम कहेंगे ही इज। अब रुक जाएं, यहां पर ये ग्रामर की बात है और स्पीकिंग में ध्यान रखें। ये जो स्टूडेंट्स हमने लगाया था टू, ये एडजेक्टिव के आगे लगेगा, पुअर के आगे लगेगा ये। लेकिन ये जो इनफ होता है ये बाद में लगता है। ही इज, हम कहेंगे रिच इनफ, ही इज रिच इनफ। बस ये कंपेटिटिव एग्जाम्स में भी आपको पूछेंगे, ही इज रिच इनफ, वो इतना अमीर है कि क्या कर सकता है। टू के बाद हम लिख देंगे टू बाय एन एरोप्लेन, टू बाय एन एरोप्लेन, बाय एन एयरक्राफ्ट या बाय एन एरोप्लेन। ही इज रिच इनफ टू बाय एन एरोप्लेन। आगे चलने से पहले मैं एक चीज और सिखा दूं आपको। आप इन दोनों सेंटेंसेस को सो और दैट से तो बना ही सकते हैं स्टूडेंट्स, उसमें तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। दोनों को ही सो और दैट से, जैसे कि वह इतना गरीब है, आप कह सकते हैं ही इज सो पुअर, ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट, ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे द फी। अगर हम सो और दैट से बनाएंगे तो पूरा हम प्रॉपर लिखेंगे दैट ही कैन नॉट, या स्पोकन में कांट पे द फी। इसे भी हम सो और दैट से बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सो और दैट से स्टूडेंट्स दोनों सेंटेंसेस बन सकते हैं। वो इतना अमीर है, ही इज सो रिच, ही इज सो रिच दैट ही कैन बाय एन एरोप्लेन, ही कैन बाय एन एरोप्लेन। आई थिंक दिस इज प्रीटी मच क्लियर। सो अगर सो और दैट से बनाना है इट्स ओके, बट टू और टू से नेगेटिव बनेगा कि वो इतना है कि ये कर नहीं सकता, और एनफ और टू से वो बनेगा कि वो इतने ऐसे है कि ये काम कर सकता है। अब हम इसकी करेंगे प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करते हैं स्टूडेंट्स। हमारा अगला सेंटेंस है वह इतना बहादुर है कि किसी को भी हरा सकता है। आओ बनाएं, सारे पॉजिटिव हैं तो हम कहेंगे ही इज ब्रेव इनफ। बस ये नहीं कहेंगे ही इज इनफ ब्रेव, क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? ही इज ब्रेव इनफ। इनफ को बाद में लिखेंगे। ही इज ब्रेव इनफ टू, क्या कर सकता है? वो किसी को भी हरा सकता है। हराने की इंग्लिश हम यहां कह देंगे डिफीट, DEFEAT, टू डिफीट एनीवन। He is brave enough to defeat anyone। यहां एक चीज और सिखला दूं स्टूडेंट्स, हराने की इंग्लिश है डिफीट, लेकिन किसी को बुरी तरह हराना हो तो उसे हम थ्रैश बोल देते हैं। थ्रैश का वैसे मतलब यह भी होता है किसी को बुरी तरह पीटना, बुरी तरह पीटना, लेकिन खेल वगैरह में हम अक्सर बोल देते हैं थ्रैश मींस बुरी तरह हराना। आगे चलते हैं। वह इतना होशियार है कि सारे सवाल हल कर सकता है। पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं हम, तो हम कहेंगे ही इज ब्रिलियंट इनफ। जो पढ़ाई लिखाई में अच्छा होता है उसे हम ब्रिलियंट बोल देते हैं। ही इज ब्रिलियंट इनफ टू सॉल्व all the sums। He is brilliant enough to solve all the sums। He is brilliant enough to solve all the sums। Next is वह इतना चालाक है कि किसी को भी मूर्ख बना सकता है। वो इतने ऐसे है कि ये काम कर सकता है। आओ बनाएं। He is clever enough।
वो इतना चालाक है। टू, मूर्ख बनाने की इंग्लिश ये लिख लें, बिफूल। बिफूल एक वर्ब है, इसका मतलब है मूर्ख बनाना। He is clever enough to befool anyone. He is clever enough to befool anyone. So, I think this structure is clear. हम अक्सर बोल देते हैं कि आप इतने अमीर हैं कि जहाज खरीद सकते हैं, ये घर खरीद सकते हैं। You are rich enough to buy this house. बस लास्ट में मैं एक बार फिर बता देता हूं स्टूडेंट्स, एनफ हम पॉजिटिवली यूज करेंगे कि वो इतने ऐसे कि ये काम कर सकता है, और टू हम नेगेटिवली यूज करते हैं कि वो ये नहीं कर सकता। टू को हम पहले लिखेंगे शब्द के, एडजेक्टिव के, लेकिन एनफ को हम बाद में लिखेंगे। थैंक यू वेरी मच।